अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम कदस भट्ट। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स और मेरा तज़िया शेयर करता हूँ। आज सोमवार है, हफ्ते का पहला दिन है। तो सबसे पहले तो अगर आप में से कुछ दोस्त जो पिछले हफ्ते मार्केट के हवाले से अपडेटेड नहीं रहे, उनको पिछले हफ्ते का एक छोटा सा रिमाइंडर दे देता हूँ। पिछले हफ्ते जो मेजर इवेंट था वो वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट कि जिसमें उन्होंने कहा जी कि टेस्ला और स्पेस एक्स यानी इलन मस्क ने BTC जितना उनके पास था वो सेल कर दिया। वो मार्केट में फट था। फिर उसके साथ साथ चाइना की जो रियल एस्टेट जाइंट एवरग्रांडे है उसने बैंक्रप्सी फाइल की। ये दो बड़ी न्यूज़ की वजह से मार्केट ने इतना बड़ा क्रैश देखा कि एवरीबॉडी वाज सरप्राइज। तो उसके बाद मार्केट जो है, अभी मैं चार्ट पे जाके BTC की प्राइस का जायज़ा भी लेंगे। ओवरऑल आल्ट मार्केट के हवाले से मैं अपडेट करता आ रहा हूँ अपने चैनल के हवाले से। इस हफ्ते कौन सी मेजर अपडेट्स हैं अगर आप स्क्रीन पे नज़र डालें, ऑलरेडी मैं ट्वीट और टेलीग्राम पे शेयर कर चुका हूँ। एक तो कल से 2 दिन तक ये ब्रिक्स की जो समिट है ये हो रही है। ये बहुत मेजर इवेंट है। बड़ी देर से इसको मैं फॉलो कर रहा था और आपको भी साथ साथ मैं अपडेट कर रहा था। इसका ताल्लुक बराह रास्त क्रिप्टो मार्केट के साथ नहीं है। इसका ताल्लुक बराह रास्त मैक्रो इकोनॉमिक और ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर में जो चेंजेस आ रहे हैं उसके साथ है। इसका ताल्लुक डॉलर की वीकनेस के साथ है। अगर तो इस समिट में मज़ीद कंट्रीज़ आती हैं और फिर ये अनाउंसमेंट हो जाती है कि ये कंट्रीज़ मिलके एक गोल्ड बैक एक अपनी करेंसी लॉन्च करेंगे, तो फिर ये मार्केट के लिए बहुत बड़ी डॉलर गिरेगा। और जब डॉलर गिरेगा तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि उसे क्रिप्टो मार्केट पंप करेगी। तो एक तो ये इवेंट है। दूसरा जो मैक्रो इकोनॉमिक एक और इफ़ेक्ट होना है वो इस हफ्ते के लास्ट वाले दिन यानी जुम्मे वाले दिन जेरेमी पॉल की एक स्पीच है, उसको भी क्लोजली वॉच करें। उसकी वजह से भी मार्केट में पंप आ सकता है। एक अगला इवेंट इस हफ्ते में एक्सपेक्टेड है जिसको क्लोजली आपने वॉच कर रहा है, मैं भी उसको फॉलो कर रहा हूँ। वो है ग्रे स्केल का और SEC के कोर्ट डिसीजन आना। वो वर्डिक्ट आएगा कि क्या जो ग्रे स्केल की ट्रस्ट है उसको वो स्पॉट ETF में कन्वर्ट करने के हवाले से अदालत क्या समझती है। उसका फैसला मार्केट में अच्छा खासा वोलाटिलिटी पैदा कर सकता है। ये वो मेजर अपडेट थी इस हफ्ते की जो कि मार्केट में वोलाटिलिटी पैदा कर सकती हैं। ठीक है, अब आते हैं जी BTC के चार्ट की तरफ। मैं जितने एनालिस्ट एक्सपर्ट्स की ओपिनियन मैंने लर्न किया है BTC के इस क्रैश के बाद, अगर तो आप फ़िलहाल BTC के करंट वैल्यू पे जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ BTC की प्राइस 26,010-20 डॉलर की प्राइस के ऊपर ट्रेड हो रही है। और BTC का जो मैं क्रैश का आपका जिक्र कर रहा था पिछले हफ्ते, जो 2 न्यूज़ थी उनकी वजह से BTC की प्राइस का जो ड्रॉप था उसके बाद BTC की प्राइस फिर वोलाटिलिटी ना होने के बराबर है। अब इस सारी सूरत हाल में जो एनालिस्ट हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं BTC के हवाले से, जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, वो अपने अपने थीसिस पेश कर रहे हैं। मेजॉरिटी ट्रेडर्स का मानना यह है चूँकि BTC की प्राइस ने, अगर मैं थोड़ा सा जूम आउट करके आपको दिखाऊं, BTC की प्राइस ने अपना ये असेंडिंग चैनल जो है वो ब्रेक किया है। ये मार्केट जो है वो जब ट्रेडर जो हैं वो प्राइस एक्शन को बेस बना के भी अपनी ट्रेडिंग पोजीशन सेट करते हैं। तो जब ये एक उन ट्रेडर्स के बकौल जब ये असेंडिंग चैनल, ये वाला असेंडिंग चैनल ब्रेक हो गया तो टेक्निकली BTC की प्राइस को इस असेंडिंग चैनल को ब्रेक करने के बाद नेक्स्ट BTC की प्राइस एक बार ये नीचे वाली सपोर्ट को टच करेगी तो प्राइस ऊपर जाएगी। ये टेक्निकल एनालिसिस कह रहा है। इसके अलावा और अगर आप डेली की बजाय वीकली चार्ट पे भी जाएं तो एक बड़ा आपको ट्रेंड लाइन भी दिखाता है कि BTC की प्राइस कहाँ तक नीचे जा सकती है। जो इस वक्त ट्रेडर समझते हैं कि BTC की प्राइस मज़ीद नीचे जाएगी, जो बैरिश हैं, जो समझते हैं इस वक्त मार्केट को BTC की मार्केट मज़ीद नीचे क्रैश कर सकती है, उनकी मेन थ्योरी ये है, उनमें से मोस्टली ये समझते हैं कि अगर BTC की प्राइस 24,300 की प्राइस को होल्ड नहीं कर पाती है तो फिर BTC की प्राइस जो ये वाली प्राइस है, जो कि तकरीबन यूं समझ लें कि लॉन्ग टर्म होल्डर्स की जो कास्ट बेसिस प्राइस बनती है, जो कि यूं समझ लें कि BTC की रियलाइज प्राइस जो बनती है तकरीबन 20,400-500 डॉलर की प्राइस बनती है, तो BTC की प्राइस उसको लाजमी टच करेगी। क्योंकि जब कभी भी उनकी थ्योरी ये है कि जब कभी भी BTC ने 200 डेज़ की वीकली 200 डेज़ की मूविंग एवरेज को लाइन को ब्रेक किया है, जो कि पिछले हफ्ते क्रैश की वजह से ये देख रहे हैं आप स्क्रीन पे, ये ब्रेक हो चुकी है। उनका थीसिस ये है कि जब कभी ये 200 डेज़ की लाइन, मूविंग एवरेज लाइन ब्रेक होती है उसके बाद मार्केट जो है रियलाइज प्राइस को लाजमी टच करती है। और दूसरा, ये जो 200 डेज़ की मूविंग एवरेज है ये
प्राइस एक्शन को बताती है कि इस वक्त वो जो एसेट है जिस पे आप ट्रेडिंग कर रहे हैं या जिसकी आप चार्टिंग कर रहे हैं वो इस वक्त बुलिश है या बैरिश है। अगर तो इस लाइन के ऊपर ऊपर प्राइस है तो फिर उसको बुलिश ट्रेंड बोलते हैं कि मार्केट इस वक्त बुलिश ट्रेंड में है। जैसे कि ये देखें यहाँ से, अगर आप देखें यहाँ से 200 डेज की लाइन ब्रेक हुई, उसके बाद मार्केट ने दोबारा इसको रीटेस्ट किया है लेकिन इसको ब्रेक नहीं किया। तो जब तक ब्रेक नहीं किया मार्केट यहाँ पे आपको बुलिश नज़र आ रही है। अब चूंकि ये लाइन ब्रेक हो गई है तो ब्रेक होने के बाद अब मार्केट का ट्रेंड जो है उन एनालिस्ट एक्सपर्ट्स के मुताबिक अब ये ट्रेंड जो है वो रिवर्स हो गया। अब मार्केट जो है वो बैरिश हो गया। अब मार्केट बैरिश कितना होती है, अगेन इसमें मुख्तलिफ थ्योरी है। कोई कहते हैं जी कि मार्केट जो है यहाँ 24,500 को अगर रिटेन करती है तो एन मुमकिन है मार्केट जो है दोबारा ऊपर अपना 200 डेज की 200 डेज की जो मूविंग एवरेज लाइन है उसको ब्रेक करके ऊपर चले जाए, मार्केट दोबारा जो है बुल साइकिल की तरफ चले जाए। अच्छा, इसमें ये उनकी थ्योरीज हैं। अब थोड़ा सा इसमें एक और चीज़ बेरिश जो ट्रेडर हैं वो एक और इंडिकेटर को वो बेस बना रहे हैं, वो है इस वक्त मार्केट में जो फंडिंग रेट है। फंडिंग रेट डिसाइड करता है कि ट्रेडर इस वक्त ज़्यादा ट्रेड्स सेल साइड पे लगा रहे हैं या बाय साइड पे लगा रहे हैं। तो अगर आप मुझे थोड़ा टाइम दें, मैं देखता हूँ यहाँ पे मैंने एक चार्ट ओपन किया था। तो इस वक्त अगर आप फंडिंग रेट भी देखें तो वो नेगेटिव जा रहा है, यानी फंडिंग रेट इस वक्त नेगेटिव का मतलब ये है कि ज़्यादातर जो फ्यूचर ट्रेड लगाने वाले हैं वो समझते हैं कि मार्केट यहाँ से मज़ीद नीचे क्रैश करेगी। लेकिन ये सारी चीज़ें टेक्निकल हैं, ये ऑन चेन एनालिसिस सब कुछ ये बता रहा है कि मार्केट जो है यहाँ से क्रैश कर सकती है। लेकिन जब हमने ये फैसला लेना तो कुछ बुलिश इंडिकेटर्स भी हैं, मैं चाहता हूँ उनको भी थोड़ा डिस्कस कर लें। सबसे पहले तो भाई ये जो मैक्रो इकोनॉमिक डाटा आना है ये मार्केट पे अपना इफेक्ट छोड़ता है, और मैक्रो इकोनॉमिक डाटा भी ये सारे इंडिकेटर्स के साथ साथ ये मैक्रो इकोनॉमिक डाटा जो है वो मार्केट को ऊपर नीचे कर सकता है। कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ आती है अमेरिका की तरफ से या किसी और बड़ी दुनिया की इकोनॉमी की तरफ से तो मार्केट जो है दोबारा रिकवरी कर सकती है, दोबारा पंप कर सकती है। दूसरा ग्रे स्केल का फैसला, जैसे मैंने स्टार्ट में भी आपको बताया, तो ग्रे स्केल का फैसला भी मार्केट के ऊपर अगर तो जज कहता है जी कि ठीक है इसको कन्वर्ट कर लो तो यू कैन इमेजिन ये एकदम प्राइस जो है वो ऊपर जा सकती है। अब फैसला या कल आएगा या परसों आएगा, अनएक्सपेक्टेड है, कल या परसों तक उसका वर्डिक्ट आ सकता है। वर्डिक्ट क्या होगा, तीन चीज़ें हो सकती हैं। या तो ग्रे स्केल की बात मानी जाएगी कि भाई उनका जो ट्रस्ट है उसको ईटीएफ में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अगर ऐसा होगा तो फिर सिग्नल चला गया, दूसरे ईटीएफ भी अप्रूवल की एक तरह का सिग्नल चला गया। फिर उसके बाद दूसरी क्या सिनेरियो बन सकता है कि अदालत जो है ग्रे स्केल की रिक्वेस्ट रिजेक्ट करके एसईसी की रिक्वेस्ट जो है उसको अप्रूव कर सकती है। मार्केट फिर मज़ीद नीचे आपको क्रैश होती हुई नज़र आ सकती है। फिर बीटीसी की प्राइस जो है ये 24,500 की ये जो वैल्यू है जिसको ट्रेडर वॉच करें इसको ब्रेक कर सकती है, प्राइस वहाँ से नीचे जा सकती है। तीसरा सिनेरियो ये भी हो सकता है जो कि मार्केट को शायद न्यूट्रल कर दे, वो है शायद वर्डिक्ट जो है वो मज़ीद डिले हो जाए, फैसला आए ना, जज फैसला दे ही ना। तो ये चीज़ इसको क्लोजली आपने वॉच करना है। तीसरा, जब हम ये लॉन्ग टर्म प्राइस एक्शन की बात कर रहे हैं तो XRP और SEC का फैसला भी मार्केट के ऊपर इंपैक्ट अपना छोड़ेगा। और XRP और SEC के फैसले के हवाले से दो डेट्स को क्लोजली आपने वॉच करना है कि 1 सितंबर को फॉर्मली रिपल लैब्स ने अपना जवाब दाखिल करवाना है, और उसके बाद मेरा ख्याल है फिर 8 सितंबर तक SEC ने उनके जवाब जो है वो जमा करवाना है। तो इन दो डेट्स को आपने क्लोजली वॉच करना है, ये भी मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी ला सकती हैं। और दूसरा, शॉर्ट टर्म होल्डर जो है, ये मैं बुलिश सिनेरियो आपको बता रहा हूँ। अगर हम हिस्ट्री देखें बीटीसी की तो जब कभी भी ये जो शॉर्ट टर्म होल्डर्स हैं जो कि 6 माह, तकरीबन 3-4 माह और 6 माह तक की जिन्होंने कॉइन्स होल्ड किए होते हैं, उनकी कॉस्ट बेसिस से जब भी प्राइस नीचे जाती है तो मार्केट फिर उसके बाद जो है या तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए बैरिश होती है, कई हफ्ते कई महीने फिर बैरिश ही रहती है, तो या फिर अगर उन्होंने रिकवरी करनी हो तो 2-4 दिनों के अंदर अंदर ही फिर दोबारा अच्छा खासा रिकवरी करती है। तो शॉर्ट टर्म होल्डर्स की जो कॉस्ट बेसिस है वो तकरीबन 28,000 कोई 500-600 की प्राइस बनती है। तो बीटीसी की प्राइस इस वक्त तो 2600 पे ट्रेड हो रही है, तो 26,000 के ऊपर ट्रेड हो रही है। तो इसका मतलब यह है कि ये शॉर्ट टर्म होल्डर जो हैं ये इस वक्त अंडर वाटर हैं। ये एक बुलिश इंडिकेटर जो मैं देख रहा हूँ। दूसरा, मैं RSI को देख रहा था, अगर आप देखें तो इस वक्त जो डेली के ऊपर अगर आप RSI इंडिकेटर को, RSI क्या है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये ट्रेडर के बिहेवियर को बताने वाला एक इंडिकेटर है कि ट्रेडर इस वक्त बैरिश है या बुलिश है। यहाँ पे अगर आप देखें तो इस वक्त जो RSI की वैल्यू है तकरीबन 15-18 की वैल्यू, ये वैल्यू जब कोविड आया था मार्च 2020 में, उस वक्त जब मार्केट
क्रैश हुई थी तो उस वक्त जाके कहीं बीटीसी की प्राइस ने उस वैल्यू को टच किया था। मैं आपको अभी ये देखें, यहाँ पे जाके मार्च 2020 में इस वैल्यू को टच किया। इतना ज़्यादा कभी ओवरसोल्ड बीटीसी नहीं हुआ। तो इस वक्त बीटीसी ओवरसोल्ड की रेंज में है। ये भी मेरी नज़र में तो ओवरसोल्ड में जब भी कोई एसेट जाता है तो इसका मतलब ये है कि वो ओवरसोल्ड से फिर ओवरबॉट की तरफ जाता है। तो ये सारी चीज़ों को आपने ज़हन में रख के तो फिर ट्रेडिंग पोजीशन लेनी है। आगे बढ़ने से पहले मैं क्रिप्टो माइनिंग के हवाले से आपको मैंने बताया था पहले कि मैं अपना जो दूसरा मेरा चैनल है क्रिप्टो 101, उस पर मैं अपनी एक सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहा हूँ। मैं मुख्तलिफ़ किस्म के जो माइनिंग की अपॉर्चुनिटीज़ है उस हवाले से आपको गाइड करूँगा। अगर आप बल्कि स्क्रीन पे नज़र डालें तो ये देखें, ऑलरेडी जब मैं आपके साथ वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं साथ साथ माइनिंग भी कर रहा होता हूँ। ये जितने ग्रीन आपको शेयर्स नज़र आ रहे हैं ये लैपटॉप के ऊपर मैं कर रहा हूँ। मैंने कोई माइनिंग रिग नहीं लगाई, मैंने कोई एसिक नहीं लगाया। लैपटॉप मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं कल या परसों कि ये मैं कैसे लैपटॉप पे माइनिंग कर रहा हूँ आपको इस एक डेडिकेटेड वीडियो बना के अपने इस चैनल में गाइड करूँ। पहले मेरी आपको रिक्वेस्ट ये है कि आपने ये माइनिंग की बेसिक जो है इसको लर्न करना है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी टर्म के बारे में मैंने आपको बताया, अगर आपको उनका पता होगा तो ये आप माइनिंग को एफिशिएंट कर सकते हैं। अपने माइनिंग बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट उसी वक्त निकाल सकते हैं अगर आपको इसका समझ आएगी। तो ये वीडियो लाजमी वॉच करें, इसका लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद आपने चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। ये क्रिप्टो वन, आप अपने यूट्यूब पे क्रिप्टो 101 लिखें, ये ओपन करके तो आप देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जी मार्केट में विटालिक बटरन ने तकरीबन $1 मिलियन की वर्थ का इथीरियम जो है वो कोइनबेस में ट्रांसफ़र किया है। मार्केट में इसमें बड़ी गुफ्तगू हो रही है कि ये मतलब क्या मार्केट, वैसे तो $1 मिलियन की वर्थ का कोई इफेक्ट नहीं होना, लेकिन चूँकि ये फाउंडर है, फाउंडर जब मार्केट में डंप कर रहा होगा तो उसका मार्केट में थोड़ा सा डिस्कस तो होगा। अच्छा, इसके साथ साथ इथीरियम का चार्ट में अगर जायज़ा लें हम इथीरियम का, तो इथीरियम का भी एक तो असेंडिंग पैटर्न जो है वो ब्रेक हो चुका है। फिर 200 डेज़ की जो सिंपल मूविंग एवरेज लाइन है जो कि मार्केट को बैरिश और बुलिश, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, वो लाइन के नीचे नीचे प्राइस जो है वो ट्रेड हो रही है। अगर तो कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है, बीटीसी मज़ीद नीचे क्रैश करता है, तो आपको इथीरियम सरप्राइज कर सकता है। इथीरियम की प्राइस दोबारा $1000 की प्राइस को रीटेस्ट कर सकती है। अगर तो आप इथीरियम में आपने एंट्री नहीं ली, मेरी नज़र में ये वन टाइम लाइफ अपॉर्चुनिटी है, वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। आप नीचे $1000 या $1100 की प्राइस पे आप इथीरियम के बाय ऑर्डर लगा दें। इन केस कि अगर आपने अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं की, मार्केट नीचे जाती है, तो वहाँ पे आपको सस्ते में इथीरियम मिलेंगे, ठीक है। और जब बुल मार्केट स्टार्ट होगी तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इथीरियम की प्राइस जो है अगले बुल मार्केट में $10,000 से ज़्यादा की जा सकती है। ये सब अंदाजे हैं, ये गलत भी हो सकते हैं। अच्छा, इस हफ्ते के जो अनलॉक टोकन्स हैं उनके बारे में भी मैं आपको लाजमी बताना चाहता हूँ। एक तो ये वाला जो ID टोकन है, इसकी तकरीबन 6% इसकी सप्लाई जो है इस वक्त अनलॉक होनी है, जो कि 10 घंटों के अंदर अंदर, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तकरीबन 11 घंटे रह गए हैं इसको अनलॉक होने में। तो इस प्राइस का अगर आप इन्वेस्टर हैं, स्पेस ID की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप इसके इन्वेस्टर हैं तो इसको आपने जेन में रखना है। फिर अगला बड़ा जो अनलॉक हो रहा है वो हो रहा है लीडो टोकन का। लीडो टोकन की भी जो 14 मिलियन के टोकन अनलॉक होने हैं। फिर उसके बाद सबसे बड़ा, इस हफ्ते का सबसे बड़ा अनलॉक एवलांच टोकन का होना है, जो कि $100 मिलियन की वर्थ का बनता है। तो इसको आपने क्लोजली वॉच करना है। एवलांच का होगा 4 दिन और तकरीबन 11 घंटे रह गए, तो इसको भी आपने क्लोजली वॉच करना। फिर उसके बाद अगला जो है YGG का है, वो भी 6.6% उसकी सप्लाई अनलॉक होनी है। और एजिक्स जो AI बेस क्रिप्टो प्रोजेक्ट है, तो इन अनलॉक्स को भी आपने इस वीक में केयरली आपने इसको वॉच करना है अगर आपने ट्रेडिंग पोजीशंस वगैरह लेनी है तो, ठीक है। अब आते हैं जी कि SEC ने जो टेरा के जो 7 अटैच हैं, क्या उनका नाम है, डैनियल शिन, उसके हवाले से SEC इरादा कर रहा है कि वो साउथ कोरियन जो रेगुलेटर्स हैं, जो गवर्नमेंट है, उनके साथ कांटेक्ट करें ताकि जो अमेरिका में इनके ख़िलाफ़ तहकीक हो रही है, तफ्तीश हो रही है, उसमें थोड़ी बहुत उनको सहूलतकारी हो, डॉक्यूमेंट्स प्रूफ वगैरह उनको दिए जाए। रिपल के हवाले से मार्केट मेरा ख्याल है रिपल इस वक्त शायद सबसे, रिपल की क्या कंडीशन है, हाँ, रिपल इस वक्त मार्केट की जो टॉप क्रिप्टो करेंसीज की लिस्ट है उसमें रिपल जो है सबसे ज़्यादा क्रैश हुआ है। रिपल के क्या पोटेंशियल है मैं ज़रा चाहता हूँ आपके साथ शेयर करूँ, लेकिन सबसे पहले टेरा का मैं डिस्कस कर रहा था। टेरा की ये भी अपडेट है कि उनकी वेबसाइट जो है वो हैक हो गई है।
इस हवाले से उन्होंने ट्विटर पे अपडेट किया कि अभी आपने इनकी जो वेबसाइट है उस वेबसाइट के साथ अपने आप को इंगेज नहीं करना, ये ना हो आपने वॉलेट उनकी वेबसाइट के साथ इंगेज करें तो हैकर आपके वॉलेट को ड्रेन कर ले। ठीक है, अब आते हैं रिपल की तरफ। रिपल का जी फ़िलहाल जो केस है वो केस इसके फ्यूचर का फैसला करेगा, ओवरऑल वो सारी मार्केट का भी फैसला करेगा। लेकिन इनकी जो ग्रोथ है, नेटवर्क ग्रोथ, वो मैं चाहता हूँ आपके साथ शेयर करूँ। इस वक्त रिपल की तकरीबन 8 मुख्तलिफ ममालिक हैं जो अपने CBDC को इनके लेजर के ऊपर बनाने के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसमें ये आपको नज़र भी आ रहा है रिपब्लिक ऑफ पलाव, रशिया, मोंटेनेग्रो, यूरुग्वे, हांगकांग, जापान, न्यूजीलैंड एंड UAE, और इसके अलावा और भी कंट्रीज़ है। रिपल की नेटवर्क ग्रोथ अपनी साइड। अच्छा, इसमें नेगेटिव भी चीज़ें हैं, सेंट्रलाइजेशन है। फिर मैं एक ट्वीट देख रहा था जिसमें वो बता रहे थे तकरीबन 221 ऐसे वॉलेट हैं जिनके पास रिपल की को मेरा ख्याल है 30 से 40% सप्लाई सिर्फ इन 200 वॉलेट्स के पास है, बाकी 70% सप्लाई जो है इस तरह डिस्पर्स है। तो ये वेज एक्यूमुलेशन भी एक तरह की मार्केट के लिए कोई अच्छी न्यूज़ नहीं होती। गुड न्यूज़ ये है कि इनकी नेटवर्क ग्रोथ हो रही है। गुड न्यूज़ ये है कि सारी दुनिया रेगुलेशंस की तरफ जा रही है, क्रिप्टो मार्केट की ग्लोबल अडॉप्शन बढ़ रही है, और जब ग्लोबल अडॉप्शन बढ़ेगी तो ये जो कंट्रीज जो CBDC खुद बिल्ड नहीं करना चाहती वो इनके लेजर को यूज़ करेंगी। तो रिपल और इसके साथ साथ स्टेलर, इन दोनों का पोटेंशियल है। स्टेलर जो है वो रिटेल मार्केट को टारगेट करता है, जबकि ये जो रिपल है ये ग्लोबल मैक्रो जो मार्केट्स हैं, बैंक्स हैं बड़े बड़े दुनिया के, जो कंट्रीज़ हैं बड़े बड़ी, उनके साथ पार्टनरशिप करके तो ये इसकी ग्रोथ एक साइड पे। ठीक है, लेकिन ओबियसली इसके जो फैसला है SEC के हवाले से वो इसकी प्राइस के ऊपर लाजमी इम्पैक्ट डालेगा। अच्छा, कुछ ये जी एक जो डोज फाउंडेशन के एक मेंबर हैं मार्शल, इन्होंने एक ट्वीट की थी, इफ़ डोज कोइन वाज स्टेकेबल वुड यू स्टेक इट। इससे मार्केट में गुफ्तगू की जा रही है कि क्या डोज कोइन कम्युनिटी जो है अपने डोज कोइन के जो फाउंडर्स हैं, डेवलपर्स हैं, क्या डोज कोइन को वो प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक की तरफ लेके जा सकते हैं। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि डोज कोइन भी आप माइन कर सकते हैं। डोज कोइन को आप ASIC पे भी माइन कर सकते हैं, डोज कोइन को आप लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह पे भी माइन कर सकते हैं। अच्छा, ये आपको मैं बताता चलूँ कि कुछ क्रिप्टो करेंसीज ऐसी हैं जो कि ASIC रेजिस्टेंस है, यानी आप वहाँ पे माइन कर ही नहीं सकते। तो ये सारी डिटेल वैसे मैं अपने उस चैनल में शेयर करूँगा। आगे आते हैं मार्केट की तरफ जी। NFT लास्ट में ये 2-4 न्यूज़ आपके साथ शेयर करके वीडियो को एंड करूँगा। NFT एक प्लेटफॉर्म है रेकर, इन्होंने अच्छी खासी फंड रेजिंग भी की थी, मेरा ख्याल है 50 मिलियन के करीब एक की थी, फिर एक और राउंड में इन्होंने कोई 4-5 मिलियन उस वक्त भी कलेक्ट किया था। अब इन्होंने अपने ऑपरेशंस को शट डाउन करने की अनाउंसमेंट की है। कुछ वजह नहीं बताई स्पेसिफिक कि किस वजह से कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल जो मार्केट NFT मार्केट की जो कंडीशन है उसको बेस बना के, क्योंकि NFT मार्केट जो है मोर देन 95% ओवरऑल पूरी मार्केट जो है वो क्रैश हुई है इस बेयर मार्केट के अंदर। लेकिन NFT मार्केट में सब जो है वो बुरा नहीं है, सब कुछ पैनिक नहीं है, सब कुछ डराने वाला नहीं है, अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं। पिछले 24 घंटों में माई लेडी मेकर के जो NFT कलेक्शन है उसकी प्राइस में तकरीबन 250% जो है उसमें इजाफा हुआ है, और इसकी जो फ्लोर प्राइस है वो म्यूटेंट एप याट क्लब योगा लैब की जो NFT कलेक्शन है उससे ज़्यादा इसकी फ्लोर प्राइस हो गई है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जबकि जो म्यूटेंट ऐप है वो पिछले 24 घंटों में 28% उसकी प्राइस जो है वो डंप हुई है। डी गॉड्स की 54% प्राइस जो है 24 घंटों में पंप हुई है। फिर पॉलीगॉन चेन के ऊपर ड्राफ्ट किंग की NFT कलेक्शन है, उनकी प्राइस में भी 100% जो है वो इजाफा हुआ है। ठीक है, ये थी मेरी क्रिप्टो मार्केट के हवाले से न्यूज़ अपडेट्स। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।